तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में और आगे के न्यूमेरिकल्स को। तो देखिए सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हम लोग करने जा रहे हैं वो कैसा है, उसमें हम लोग स्ट्रेट रोड में, मतलब स्ट्रेट रॉड के ऊपर ऐसे रख दिया था, याद करिए ऐसा क्वेश्चन किए तो, है ना। ऐसा तो पिछला क्वेश्चन जो था उसमें जब ये रोटेट कर रहा था तो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो रहा था। अभी हमने उसको अल्फा दे दिया, एंगुलर एक्सीलरेशन क्या दे दिया, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, इसे ब्लॉक रख दिया। अब इसको जब रोटेट करेंगे, ये लेंथ हम लोग को दिया हुआ है एल, मास भी इसका मान लो कुछ एम। फाइंड द टाइम, find the time when the block is about to slip. The block is about to slip. ब्लॉक जो है स्लिप होने वाला है, वो टाइम बताइए। इसको समझिएगा, अगर ये स्टार्ट करता है रेस्ट से तो शुरुआत में ओमेगा नॉट क्या था, 0, और धीरे धीरे ओमेगा बढ़ेगा। अब इसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना है, जो बच्चे ज्यादातर मिस कर जाते हैं कि अगर टॉप व्यू बनाए, ऐसे रख दिया हमने ब्लॉक, टॉप व्यू बना रहे ऊपर से देख रहे, शक्तिमान की तरह देख, तो इधर तो किसी भी टाइम टी पे अगर उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, जहां ओमेगा जो होगा वो क्या होगा, अल्फा टी होगा कि नहीं। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट अल्फा टी होता है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी होता है कि नहीं होता। तो ओमेगा नॉट 0 है तो ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा टी होगा। इसके बाद क्योंकि अल्फा है तो इधर भी एक एक्सीलरेशन होगा, तो दो एक्सीलरेशन है, एक है ओमेगा स्क्वायर आर और दूसरा एक्सीलरेशन है अल्फा। और फ्रिक्शन ही दोनों ही एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। फ्रिक्शन विल प्रोवाइड बोथ द एक्सीलरेशन। फ्रिक्शन, नेट फ्रिक्शन जो होगा नेट एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में। तो बेसिकली यहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो मास इंटू नेट एक्सीलरेशन। तो फ्रिक्शन को लिखेंगे मास इंटू नेट एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं रूट ओवर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर यानी अल्फा आर का स्क्वायर। अब दोनों में सेम आर यूज करेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि इसमें अलग आर उसमें अलग आर। तो ये जो आर है वो एल के बराबर है, बाद में पुट कर लेंगे। अब देखिए इस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, जिस समय ये फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा वही टाइम होगा जब स्लिप होने वाला हो। तो मान लीजिए एफएस मैक्सिमम पहुंच गया, वो उस समय पहुंचा जब ओमेगा ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि अब स्लिप होने वाला है। एफ का वैल्यू अगर मैक्सिमम लिखें तो क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एमजी लिखेंगे कि देखिए अगर आप यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, नीचे लग रहा है एमजी, ऊपर लगेगा एन, या नॉर्मल रिएक्शन आर से भी जो नोट कर सकते। और इधर जो फ्रिक्शन चाहिए वो चाहिए एफएस मैक्सिमम कितना चाहिए, एफएस मैक्सिमम चाहिए म्यू इंटू एन, यानी म्यू इंटू एमजी। सो म्यू एमजी इक्वल्स टू एम रूट ओवर ओमेगा की जगह क्या अल्फा टी लिख लें, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, है कि नहीं। एम से एम कैंसल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा टू द पावर 4
t to the power 4 r square plus अल्फा स्क्वायर r स्क्वायर। तो यहां से अगर इसको सॉल्व करेंगे टाइम के लिए तो t to the power 4 अल्फा to the power 4 r स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर g स्क्वायर। और यहां से t का वैल्यू निकल के आ जाएगा कि नहीं, ये उधर भेज दें तो जो t का वैल्यू निकल के आ जाएगा फाइनली वो होगा अल्फा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन अल्फा टू द पावर 4 r स्क्वायर टू द पावर 1/4। ये t निकल के आएगा क्योंकि 1/4 पावर भी लेना पड़ेगा। तो ये है टाइम, ये वो टाइम है जिस टाइम पे ये स्लिप करने वाला है। ज्यादातर बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं समझिए, इसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, ओमेगा स्क्वायर आर ले लेते हैं, ओमेगा को अल्फा टी भी लेते हैं, एटी भूल जाते हैं। और एटी जो भूलेगा उसका आंसर नहीं आएगा। समझ गए? ये हो गया, समझ में आ गया होगा, है ना। एक और ऐसा क्वेश्चन करेंगे रोड वाला, पहले ये कॉपी कर लीजिए। अच्छा एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा कि ये फ्रिक्शन वाला ब्लॉक है ना, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं दिए थे और यूज किए हैं क्वेश्चन। फ्रिक्शन रहेगा तभी इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग होगा, नहीं तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप घुमाइएगा स्केल को और घूम जाएगा ब्लॉक, पूरा गिर जाएगा वहीं पर। समझ रहे हैं? तो इसलिए फ्रिक्शन होना वहां जरूरी है। और उसके अलावा कभी कभी ना इसमें आपको ओमेगा भी पूछ दिया जाता है, इसमें पूछ दिया जाता है बताइए ओमेगा कितना होगा, किस ओमेगा पे ऐसा होगा, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। टाइम जब निकाल लिए तो ओमेगा बाद में भी निकाल सकते हैं। और नहीं अगर डायरेक्टली ओमेगा निकालना है तो आप ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है ना, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको अल्फा टी मत लिखिए। टाइम निकालना था इसलिए अल्फा टी रखते ना, अगर ओमेगा निकालना होगा तो यहीं से सॉल्व करेंगे, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे तो भी बन जाएगा। और अगर मान लीजिए टी निकाल लिया और तब आपका मन कर गया नहीं थोड़ा सा ओमेगा भी निकाल लेते, तो कैसे निकालिएगा देखिए। ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा टी होता है कि नहीं होता है? ओमेगा निकाल लेते हैं, चलिए अब देख लेते हैं। ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा इनटू टी। अब अल्फा यहां रहने देते हैं, टी का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए टी का वैल्यू होगा अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन अल्फा टू द पावर 4 आर स्क्वायर, अल्फा टू द पावर 4 आर स्क्वायर उसका पावर 1/2। अब आप 1/4 सॉरी है ना। अब क्या कर सकते हैं आप, इस अल्फा टू द पावर 4 को अगर बाहर निकालिएगा तो अल्फा बन के निकलेगा। सोचिए क्यों, अल्फा का पावर 4 है और उसका पावर 1/4 है, तो अल्फा बन के निकला कि नहीं निकला, तो अल्फा बन के निकल गया। और यहां से आर स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, यहां बच जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस यहां पे क्या बच जाएगा भाई साहब, म्यू जी बाई आर का होल स्क्वायर टू द पावर 1/4। ये कट गया भाई साहब, तो क्या आ गया भाई साहब बोलिए, अल्फा स्क्वायर माइनस म्यू जी बाई एल लिख सकते हैं क्या, स्केल का अगर लेंथ एल माना जाए तो रेडियस वही एल के बराबर होगा कि नहीं, बोले थे बाद में पुट करेंगे 1/4। ये आ जाएगा ना ओमेगा, है ना। और इसके साथ आपका आंसर आ जाएगा जो उसमें लिखा हुआ है अच्छी वर्मा में, है ना। देखिए तो 21 का बी में है ना यही आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसी टाइप का एक और प्रश्न बनाते हैं, एक और प्रश्न इसी टाइप का। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो ऐसा ही है, वो ऐसा है कि एक सर्कुलर रोड है, उसमें एक कार जा रही है, वो अपना स्पीड बढ़ा रही है और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीड dv बाई dt ये दिया हुआ। इस सर्कल का जो रेडियस है वो r है
हम लोगों को बताना है, अगर वो इनिशियल स्पीड 0 से शुरुआत करता है तो हम लोग को बताना है एट व्हाट स्पीड, फाइंड स्पीड एट विच कार स्टार्ट स्किडिंग। समझते हैं स्किडिंग? पता नहीं डबल डी होता है, स्किडिंग ऐसे लिखते हैं। स्किडिंग, स्किड करना समझते हैं? कार अगर आप बहुत तेजी से कभी टर्न कराइए तो आप देखिएगा कि वो पीछे फेंकता है ना, बहुत तेजी से। अगर छोटा रेडियस का सर्कल हो, आप उसको टर्न कराइएगा तो देखिए इधर फेंकता है पीछे की। वो जो फेंकता है ना, वही स्किडिंग। तो वो स्किडिंग जस्ट स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब वो स्लिपिंग स्टार्ट कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुका है। तो इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से बनाया जा सकता है। आई होप क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। आज को आपको दिख ही रहा है, ये टॉप व्यू है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन यहां लग रहा होगा, क्योंकि इसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है। दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, है ना, और इधर है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और इधर है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो फ्रिक्शन तो दोनों प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल भी फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा और टेंजेंशियल भी फ्रिक्शन ही प्रोवाइड करेगा। तो यानी कि फ्रिक्शन जो हो गया मास इनटू नेट एक्सीलरेशन हो गया। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू रूट ओवर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। और फ्रिक्शन क्योंकि स्किड करने वाला है तो फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा और उसको लिख लेंगे म्यू mg इक्वल्स टू m रूट ओवर AC स्क्वायर यानी v स्क्वायर बाई r का होल स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। AT स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। अब m से m कैंसल। अब अगर आप स्क्वायर कर दीजिए, इट गिव्स यू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पे अगर आप स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा v टू द पावर 4 बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये a जो है AT स्क्वायर है, वो दिया हुआ है। अब बस हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा और सॉल्व करना है। म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा v टू द पावर 4। तो v का वैल्यू क्या आ गया, v इक्वल्स टू आ गया म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर का पावर 1/4, है ना। ये वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारा स्पीड हो गया, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कुलर डिस्क है। क्या है? सर्कुलर डिस्क। इसमें हम लोग एक ग्रूव तैयार करते हैं। ग्रूव समझते हैं आप? ग्रूव, ग्रूव का मतलब है कि हम लोग उसमें एक इस तरह से लाइन जैसा बनाते हैं ना, काट के इस डिस्क में आप काट के लाइन जैसा बना दीजिए कि उसमें कुछ रख सके आप। तो मान लीजिए कि यहां रख देते हैं कुछ, एक छोटा सा ब्लॉक रख दिए जिसका मास है, कहां पे रख दिए, मान लीजिए कि रख दिए x डिस्टेंस, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे उसको रख दिए, x0 मान लीजिए, x0। और ये डिस्क खुद रोटेट हो रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर ये स्मूथ है तो गिरने का कोशिश करेगा कि नहीं, पीछे की ओर इस पे धक्का लगेगा कि नहीं लगेगा। हम लोग इसको समझने के लिए अज्यूम कर सकते हैं कि इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। समझ रहे? मान लीजिए
कि हम यहीं पे बैठ जाएं, उसी ब्लॉक पे बैठ जाएं, तो एक्सीलरेटेड फ्रेम में है कि नहीं? और अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम में है तो क्या हम लोग एक शूडो फोर्स लगाएंगे और वो शूडो फोर्स इधर लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रुप को थोड़ा और बड़ा दिखाते हैं यहां पर, और एक्स नॉट नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद किसी एक्स डिस्टेंस पे जब ये ब्लॉक है उस समय इस ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है, तो लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, इधर सेंट्रीफ्यूगल एक्स डिस्टेंस पे जब वो है। मतलब ये जो फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स है कि नहीं? ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल, क्योंकि वो फोर्स डिपेंड कर रहा है कि वो बॉडी सेंटर से कितनी दूरी पर है, तो फोर्स वेरिएबल है भाई साहब। अच्छा, अगर ये फोर्स वेरिएबल है तो इसके मोशन का एनालिसिस करने के लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं देखिए, इसके बाद हम लोग इसका एक्सीलरेशन निकालते हैं। इसका जो एक्सीलरेशन होगा इसकी वजह से ये तो साथ साथ सर्कल भी घूम रहा है ना भाई, तो साथ साथ सर्कल तो घूमेगा, वो घूमने के लिए वो ये किसी से चिपक जाएगा और उसके साथ घूमेगा, और इस लाइन के अलोंग जो एक्सीलरेशन है वो है ओमेगा स्क्वायर एक्स, है कि नहीं? अब एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो एक्सीलरेशन को क्या लिखना चाहिए, क्योंकि ए दिया हुआ एक्स के टर्म्स में, तो एक्सीलरेशन को लिखेंगे v dv अपॉन dx इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब v dv का वैल्यू हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स और dx, और इसको अब हम लोग क्या कर लेंगे भाई साहब, इंटीग्रेट कर लेंगे वेलोसिटी निकालने के लिए। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि जिस समय ये गिरेगा ना उस समय इसके पास टोटल वेलोसिटी कितना होगा, जिस समय वो गिरेगा उस समय उसका टोटल वेलोसिटी कितना होगा वो निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी था? कुछ नहीं था, जीरो था, एक्स नॉट पे जस्ट लाके रखे थे, तो उस समय यहां पे वेलोसिटी है जीरो, और यहां जब ये पहुंचा है उस समय वेलोसिटी मान लीजिए कि उसका v हो गया, तो वही v हम निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, मान ये भी मानना होगा कि इसका कुछ रेडियस है, तो रेडियस r मान लीजिए। तो जब स्टार्ट किया था उस समय x था x नॉट और वेलोसिटी उस डायरेक्शन में था जीरो, और जब यहां पहुंचेगा उस समय वेलोसिटी है v और x का वैल्यू है r, है कि नहीं? तो इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, ये सब वैल्यूज मिला के इंटीग्रेट करेंगे, तो देखिए आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई, आर स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसल, तो v स्क्वायर का वैल्यू आ गया ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एक्स नॉट, ये v स्क्वायर का वैल्यू हो गया यहां। अगर आपको नेट वेलोसिटी निकालना है इसका, तो देखिए जिस समय वो आएगा उस समय इनर्शिया की वजह से इस डायरेक्शन में भी टेंजेंशियली डिस्क का जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी से वो गिरेगा, और डिस्क का वेलोसिटी इस पॉइंट पे उस समय होगा v इक्वल्स टू ओमेगा r, तो ये वेलोसिटी भी आएगा, तो इसको v मान लेते, इसको v डैश मान लेते हैं, है ना? तो टोटल वेलोसिटी जो होगा वो इसके रिजल्टेंट के अलोंग होगा, तो वो कितना होगा, टोटल वेलोसिटी v नेट लिख सकते हैं रूट ओवर v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस v डैश स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू रूट ओवर v डैश स्क्वायर इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस v स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, ये पूरा वैल्यू होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा, या आप ओमेगा को बाहर भी ले सकते हैं, तो ये हो गया हमारा नेट वेलोसिटी। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।
भैया भाई चलिए कॉपी कर लिया आप लोग, इसको अब आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिंग है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। एक रिंग है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इसमें जो टेंशन होगा वो कितना होगा ये हम लोग को बताना है ना। इसमें जो टेंशन है वो कितना है, चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। टेंशन है क्यों, कितना है, सब देखिए। देखिए हम लोग इसमें एक छोटा सा एंगल ले लेते हैं, थीटा एंगल, और ये एलिमेंट लेते हैं। ये हालांकि थीटा लिया है पर बहुत छोटा एंगल है, तो अगर बहुत छोटा एंगल है तो देखिए यहां पे एक ऐसे फोर्स लग रहा होगा टेंशन, और ये लग रहा होगा टेंशन, यहां दो टेंशन होगा कि, और यही टेंशन निकालना है कि इसमें कितना टेंशन है। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा सर टेंशन होगा क्यों, भाई रोटेट हो रहा है ना, तो रोटेट हो रहा है तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, छोटा सा मास है बेचारा डीएम। अब इसका मास टोटल दिया हुआ हम लोग को कैपिटल है, इसका रेडियस भी दिया हुआ आर, तो हम लोग ना इसका मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। वो मास पर यूनिट लेंथ कितना आता है, वो आता है m बाई 2 पाई आर, आता है कि नहीं आता भाई। रेडियस कैपिटल आर माने तो रेडियस कैपिटल आर ही रहने। तो अगर ये पूछे कि बताओ इस छोटे से मास का क्या होगा, इस छोटे से टुकड़े का क्या मास होगा, तो डीएम होगा मास पर यूनिट लेंथ यानी m अपॉन 2 पाई आर इंटू जो लेंथ ये है, और वो लेंथ कितना है, वो लेंथ है r इंटू थीटा, थीटा रेडियन में है भाई साहब, तो ये हो गया m थीटा बाई 2 पाई। ये छोटा सा मास हो गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में दो फोर्स को दिखा लिए, टेंशन टेंशन, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा डीएम ओमेगा स्क्वायर, ये गलत लिख लिया ना, डीएम होगा डीएम, वो उसका छोटा सा मास है, डीएम ओमेगा स्क्वायर आर, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर लग रहा है। अब देखिए हम लोग यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से सेंटर से एकदम, जिसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसी के लाइन के अलोंग डीएम ओमेगा स्क्वायर आर लग रहा है, और इस पे हमें यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक। अब देखिए आपको ये दिखना चाहिए कि ये थीटा बाई 2 है, तो ये भी थीटा बाई 2 होगा। कैसे, तो हमने चीज सीखा था, कॉन्सेप्ट सीखा था कि जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल होता है। तो देखिए ये दोनों रेडियस है, इनके बीच में एंगल है थीटा बाई 2, तो ये दोनों उन पे टेंजेंट है, उनके बीच में भी एंगल होगा थीटा बाई 2। अगर ऐसा होगा तो देखिए टेंशन का इधर कंपोनेंट आएगा t cos थीटा बाई 2, और टेंशन का इधर कंपोनेंट फिर से आएगा वही t cos थीटा बाई 2। ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो गए, और टेंशन का इधर दोनों कंपोनेंट जो है ऐड हो जाएगा, और वो आ जाए मिलके हो जाएगा 2t sin थीटा बाई 2। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये नेट फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, वी कैन राइट 2t sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू dm इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, और dm की जगह ये लिख सकते हैं m इंटू थीटा अपॉन 2 पाई, ये dm हो गया ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब क्या किया जाए, तो देखिए यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, वो है साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा है, हमने कहा कि ये थीटा बहुत छोटा है, तो अगर थीटा बहुत छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। अगर वैसा लिख पाएंगे तो साइन थीटा बाई 2 को क्या लिख पाएंगे, थीटा बाई 2।
तो 2t इंटू थीटा बाई 2 इक्वल्स टू m थीटा ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2 पाई। थीटा से थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो टेंशन का वैल्यू क्या आ गया भाई साहब, m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन ये 2 पाई है भाई, अपॉन 2 पाई। ये है टेंशन। टेंशन कितना आ गया, m ओमेगा स्क्वायर r अपॉन 2 पाई। अब देखिए ये डेरिवेशन मेथड है, लेकिन आपको याद नहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली टेंशन कैसे लिखिएगा, इस पे नेट फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r होगा कि नहीं, और डिवाइडेड बाय फुल एंगल 2 पाई। आंसर आ गया। m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रिपिटल फोर्स तो इतना ही होता है, डिवाइडेड बाय 2 पाई, यही टेंशन हो गया इन द रिंग। समझ में आ गया, कॉपी करिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं और अगला न्यूमेरिकल बनाते हैं। अगला न्यूमेरिकल है ये स्फीयर बॉल है, स्फीयर बॉल, स्फेरिकल बॉल। ये स्फेरिकल बॉल है, इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं। कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा। तो किस थीटा के लिए ये इक्विलिब्रियम में रहेगा वो बताना, प्रोवाइडेड इसका रेडियस r है और ओमेगा से तो ये घूम ही रहा है, मास भी ले लो यार, मास से कैंसिल हो जाएगा, ले लो ये। तो कितने थीटा पे इक्विलिब्रियम में रहेगा वो बताना है। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला चीज ये एंगल थीटा है, नीचे mg फोर्स लग रहा है कि नहीं। उसके अलावा इधर इस लाइन पे परपेंडिकुलरली नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर r। अब ये घूम रहा है इस रेडियस के सर्कल में, समझ रहे हैं, ये फुल रेडियस में नहीं घूम रहा, ये है कैपिटल R, ये है स्मॉल r, है ना, इसी सर्कल में घूम रहा है ना वो। ये स्मॉल r निकालना पड़ेगा, वो स्मॉल r निकालेंगे करेंगे। वो स्मॉल r कैसे निकालेंगे, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये साइन थीटा होता है, तो स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R साइन थीटा। ये बाद में पुट कर लीजिए। अब देखिए इसमें हम लोग को बताना है कि थीटा कितना होगा, बताना है कि नहीं? अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा, ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, अगर, या ओमेगा कितना होगा अगर थीटा एंगल पे वो इक्विलिब्रियम है। कोई एक चीज देके दूसरा पूछा जा सकता है, कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इसको दो भागों में बांट लेते हैं फोर्स को। m नीचे लगा mg और इधर लगा m ओमेगा स्क्वायर r, इधर है n। अब ये बात तो तय है ना कि ये एंगल जो होगा थीटा होगा, तो यही पे ब्रेक करते हैं उसी डायग्राम में, दोबारा वही क्या डायग्राम बनाए। इधर आएगा n cos थीटा और इधर आएगा n sin थीटा। अब ये हो गया, n sin थीटा का वैल्यू आप क्या लिख लेंगे बताइए, इक्विलिब्रियम में है बॉडी, m ओमेगा स्क्वायर r लिखेंगे कि नहीं भाई साहब, और n cos थीटा का वैल्यू क्या लिख लेंगे, mg। अब अगर डिवाइड कर दें तो n से n कट जाएगा, m से m कट जाएगा, और बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर r बाई g इक्वल्स टू tan थीटा।
है कि नहीं? ओमेगा का वैल्यू आएगा g tan थीटा बाई स्मॉल r रूट ओवर, ये आएगा। लेकिन ऑब्वियसली आपको स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R sin थीटा में पुट करना है। जब आप वो पुट कर दीजिएगा तो g बाई cos थीटा r ये आ जाएगा, है ना? तो रूट ओवर g sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बच जाएगा, तो g sec थीटा अपॉन कैपिटल R ये लिख सकते हैं। तो जिसके टर्म्स में निकालना हो उसके टर्म्स में हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप इसको याद जरूर रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल r बाई g इक्वल्स टू tan थीटा, है ना? ऐसा ही है कि क्वेश्चन आएगा अगर v के टर्म्स में लिखें तो क्या आना चाहिए, v स्क्वायर बाई r इंटू g इक्वल्स टू tan थीटा। ये कब आएगा? तो जब रोड पे चलेंगे, है ना, v स्पीड से, ओमेगा की जगह v होगा तो वो आप देखेंगे। पहले इसको कॉपी करें। चलिए अब हम लोग इसी के बेसिस पे एक और प्रश्न है उसको बना के देखते हैं। क्या है वो प्रश्न? वो प्रश्न लाता है आपके सामने बैंकिंग ऑफ रोड लाता है। आप जब भी सर्कुलर ट्रैक देखिएगा ना रोड का, तो आप देखिएगा उसमें इस तरह से बना हुआ रहता है कि थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ रहता है बाहर वाला साइड। अब क्यों उठा रहता है उसको समझिए। अगर वो स्ट्रेट लेवल्ड रोड जब था, ये कार ही है, ये भी कार है, जब स्ट्रेट सर्कुलर रोड था और जब ये रोड था, उन दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा था? जब लेवल्ड रोड था तो इसका नीचे mg आ रहा था। क्या बात करें सर, इसमें कहां डिफरेंस है? इसमें भी तो नीचे mg आ रहा है। अरे वो डिफरेंस नहीं, देखो नॉर्मल उसमें ऊपर जा रहा था और इसमें इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ जा रहा है? पहले देखो फ्रिक्शन को इधर लगना पड़ता था, फ्रिक्शन इधर लग रहा है और केवल फ्रिक्शन ही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था। अब फ्रिक्शन ऐसे होगा, अब देखना नॉर्मल का भी एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर और फ्रिक्शन का भी एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, और दोनों मिलके सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो अब तुम ज्यादा स्पीड से चल पाओगे बिना इस बात का डर किए हुए कि कहीं गिर ना जाए, कहीं स्किड ना करे। इसीलिए वो थोड़ा सा टिल्ट किया जाता है। ज्यादा टिल्ट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना, कार खड़ा होगा नीचे सड़क जाएगा ना। ऐसे ऐसे टिल्ट करती है, ऐसे रख दी सीधे कार गिर गया नीचे, उतना नहीं टिल्ट करते, हल्का सा टिल्ट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा सपोर्ट करेगा। अब देखिए इसमें फ्रिक्शन वाला केस तो आगे देखेंगे, अभी हम लोग फ्रिक्शनलेस वाला केस देख रहे हैं कि भाई साहब फ्रिक्शनलेस होता तो क्या सिचुएशन होता अगर बैंक रोड है, बैंकिंग, इसी को बैंकिंग कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, ऐसे ऐसे टिल्ट कर देने को ही बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। तो अगर ऐसा कर दे और फ्रिक्शनलेस रोड हो तो क्या होगा सोचो, शानदार चीज। इमेजिन करो, ये रियल लाइफ रोड में तो पॉसिबल नहीं, लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट टाइप का बना सकते हैं, एकदम स्मूथ सरफेस दोनों, है ना, जो उस पर चल रहा है वो भी और जो ट्रैक है वो भी, दोनों स्मूथ है। उस समय अगर आप रख दीजिएगा, खाली ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो गिर जाएगा नहीं, नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा कि? अच्छा, अब सोचो कि बहुत हाई स्पीड से जाओगे तो ऊपर फेंका जाइएगा। एक ही एक स्पीड ऐसा होगा जिससे अगर आप चलिएगा तो आराम से वहां पर रखिए, तो लगातार चलते रहना होगा उस ट्रैक पे, रुके तो नीचे गिरे और उससे हाई स्पीड गए तो ऊपर गिरे, है ना। एक ही स्पीड है, फिक्स्ड स्पीड, उसी से चलना पड़ेगा। हालांकि वो डेली मतलब नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, लेकिन 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 ऐसा कुछ में तो पॉसिबल है ना। देखो भाई, एक फनेल है ऐसा,
फनल समझते हो? ऐसा ऐसा मान लो वही है, एंगल थीटा बना रहा है और यहाँ पे ब्लॉक को रख दिए, यहाँ से ये रेडियस आर है, तो कितना वेलोसिटी इसको मिल सकता है या कितना ओमेगा मिल सकता है कि ये आराम से जाए। तो ये एक पर्टिकुलर ओमेगा है। जो अभी हम लोग ये वाला एग्जांपल देखेंगे, ये भी बिल्कुल वैसे ही केस था। इसमें हम लोग फ्रिक्शन कंसीडर किए थे क्या? नहीं कंसीडर किए। इसमें भी वही पर्टिकुलर ओमेगा होगा, तो यहाँ पे ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहेगा। इससे ज्यादा ओमेगा किए तो ऊपर भाग जाएगा ब्लॉक, और इससे कम किए ओमेगा तो नीचे भाग जाएगा ब्लॉक। समझ रहे हैं? तो ऑल ऑफ दीज केसेस आर सिमिलर। तो इसका आंसर क्या आएगा? बहुत ही आसान है। देखिए नीचे mg अभी अभी जो बना है उसी तरीके से बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, कोई फ्रिक्शन लगने की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे भी काम कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेंगे mv²/r, प्रोवाइडेड रेडियस r हो इस सर्कुलर ट्रैक का। तो उस केस में अब ये थीटा है, तो भाई ये भी थीटा होगा, तो समझ लीजिए। तो अगर यहाँ पे लग रहा है हमारा ये थीटा है, ये 91 थीटा, ये थीटा, ये 90, ये 91 थीटा, तो ये थीटा है ना। मतलब ये नॉर्मल का ये जो होगा ये थीटा होगा, ये हो जाएगा n cos थीटा, इधर आ जाएगा n sin। कुछ नहीं करना भाई साहब, n sin थीटा इक्वल्स टू mv²/r और n cos थीटा इक्वल्स टू mg। डिवाइड कर दीजिए, v²/gr इक्वल्स टू tan थीटा। यही इक्वेशन था ना जो अभी लिखे थे, आया कि नहीं आया? कॉपी कर लीजिए भाई साहब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वापस उस बाउल के प्रॉब्लम में आते हैं, लेकिन इस बार फ्रिक्शन भी दे दिए, उसी थीटा एंगल पे रखा गया। थीटा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो इस बार रेंज ऑफ ओमेगा निकालना है फॉर विच द ब्लॉक रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। शानदार क्वेश्चन, रेंज ऑफ ओमेगा निकालना है। अब देखिए इसमें रेंज ऑफ ओमेगा क्यों होगा? क्योंकि फ्रिक्शन भी पिक्चर में आएगा। अब शुरू में सोचिए ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, कम स्पीड है तो नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर, और जब बहुत हाई स्पीड हो जाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे और भागने की कोशिश ये कर रहा होगा ऊपर। अकॉर्डिंगली हम लोग को 2 ओमेगा के वैल्यू मिलेंगे। तो पहले आप ओमेगा मिनिमम निकालें। ओमेगा मिनिमम क्या होगा? ओमेगा मिनिमम निकालने के लिए m है, नीचे लगा लिए mg, इधर लगा लिए नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि कम ओमेगा होगा तो नीचे गिरने का टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर ऐसे। और उसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्मॉल r है ना। स्मॉल r लेके ही काम चला रहे हैं, कैपिटल R वाला पुट करेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसी को स्मॉल r लेके काम चला रहे हैं। एकदम सबसे लास्ट में कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R sin थीटा पुट कर देंगे। तो देखिए चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई, पहले 3 फोर्सेस आ रहा था, अब 4 फोर्स आ गया, तो मुश्किल तो है, पर क्या करिएगा, करना तो पड़ेगा ही, है ना। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखिए ऐसे भी एक्सिस ले सकते हैं, 2 फोर्स इधर है और 2 फोर्स इधर है, और हम लोग ऐसे फोर्स एक्सिस ले रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको ध्यान होगा कि इसको हमने थीटा लिखा, थीटा होना भी चाहिए, यहाँ नॉर्मल ये ले रहे हैं तो ऐसे थीटा होगा। अगर ऐसा थीटा है तो इधर n cos थीटा होगा,
अच्छा इधर अगर थीटा है तो आपको ध्यान होगा ये 91 थीटा है और ये थीटा हो जाएगा, तो इधर f का कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा, और ऊपर की ओर f का जो कंपोनेंट चला जाएगा वो होगा f sin थीटा। इधर आ जाएगा f sin थीटा। इसके बाद अब हम लोग को इक्विलिब्रियम करना है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पूरा एकदम भर गया है, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब बर्बादी हो गया। n का बस एक कंपोनेंट छूट गया है, वो है n sin इधर आ जाएगा, है ना। अब इसके बेसिस पे इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस लिखने हैं, तो चलिए लिख लेते हैं। n sin थीटा को हम लोग लिख पाएंगे इक्वल टू ये f cos थीटा जो है स्मॉल f है, मतलब फ्रिक्शन का ये, तो ये हो जाएगा f cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r, और ऊपर में n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल्स टू mg आ जाएगा। अब इसमें भी हम लोग चाह रहे हैं कि इसको भी इधर ही ले आया जाए, तो n sin थीटा माइनस f cos थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। अब क्या करना है समझिएगा, क्योंकि जस्ट स्लाइड होने वाला है, मिनिमम ओमेगा है तो नीचे स्लाइड होने वाला है नीचे की ओर, ये वो मिनिमम ओमेगा है जिसके लिए वो आराम से रुका हुआ रहेगा, इससे कम ओमेगा होगा तो गिर जाएगा। इसका मतलब है कि ये वो ओमेगा है जिसके लिए फ्रिक्शन जस्ट रोक पा रहा है, तो मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, और अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा है तो f को क्या म्यू इंटू एन लिख सकते हैं, तो अगर म्यू इंटू एन लिखिएगा इसमें भी और इसमें भी, तो कुछ चीजें कॉमन आएंगी क्या, इस इक्वेशन में f की जगह अगर म्यू इंटू एन रखेंगे तो n कॉमन आएगा, तो n कॉमन लेते हुए अगर लिखें इस इक्वेशन को तो क्या लिख पाएंगे, इसको हम लोग लिख पाएंगे n कॉमन लेने के बाद cos थीटा माइनस म्यू साइन थीटा लिख पाएंगे क्या, इक्वल्स टू mg, देखिए, और उसके बाद यहां पे भी अगर f की जगह v1 रखते हैं और n कॉमन ले लें तो n इक्वल्स टू n इंटू साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r। नाउ वी डिवाइड, अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर r बाई जी, ओमेगा स्क्वायर r बाई जी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r बाई जी इक्वल्स टू, हमने इससे इसको डिवाइड किया, सॉरी इससे इसको डिवाइड किया, ओमेगा स्क्वायर r बाई जी क्या हो जाएगा, n से n कट जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और अब देखिए इसमें हम लोग क्या लिख पाएंगे, ओमेगा स्क्वायर r अपॉन जी इक्वल्स टू कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, कॉस थीटा से अगर दोनों साइड डिवाइड कर दीजिएगा ये हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, कुछ दिख रहा है, tan थीटा माइनस म्यू बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये आ गया। और इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से एक चीज लिख सकते हैं, म्यू आपको याद होगा tan थीटा नॉट होता है एंगल ऑफ रिपोज के टर्म्स, एंगल ऑफ रिपोज के टर्म्स में म्यू जो होता है वो tan थीटा नॉट होता है, तो अगर उस म्यू की जगह आप tan थीटा नॉट पुट कर दीजिएगा तो आप देखिएगा ध्यान से, तो ओमेगा स्क्वायर r बाई जी जो आएगा वो आ जाता है tan थीटा माइनस थीटा, क्यों, म्यू की जगह tan थीटा नॉट पुट करेंगे तो tan थीटा माइनस tan थीटा नॉट बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा नॉट, मतलब tan a, जब कुछ गड़बड़ हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ, प्लस आना चाहिए था, कहीं तो गड़बड़ हुआ है, mg यहां n cos थीटा प्लस f sin थीटा होना चाहिए था यहां, और अगर ये है
तो इस इक्वेशन को यहां लिखते हुए भी यहां पे प्लस आना चाहिए, mg वाला इक्वेशन, और जब डिवाइड किए हैं तो ये भी प्लस आना चाहिए, और जब ये प्लस आना चाहिए तो ये प्लस आएगा, ऐसा इक्वेशन होगा। और तब जाके tan थीटा माइनस tan थीटा नॉट बाई 1 प्लस tan थीटा नॉट इंटू tan थीटा हो जाएगा, तो वो tan a माइनस बी के पूरे इक्वेशन को सही सही सेट कर जाएगा, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो ये आ जाता है। अब देखिए ये बिल्कुल उस फॉर्मेट में आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी इक्वल्स टू tan थीटा। तो अगर फ्रिक्शन रहता है तो वो tan थीटा की जगह tan थीटा माइनस थीटा नॉट ओमेगा मिनिमम में आता है। अब हम लोग देखेंगे ओमेगा मैक्सिमम, और उसमें हम लोग देखेंगे कि वो वैल्यू एग्जैक्टली ओमेगा स्क्वायर आर बाई जी इक्वल्स टू tan थीटा प्लस थीटा नॉट, ये आ जाता है। वो कैसे आता है वो देखेंगे जल्दी, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग ओमेगा मैक्सिमम निकालते हैं। ओमेगा मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? अगर बहुत हाई ओमेगा हो गया तो क्या होगा इस ब्लॉक के साथ, ब्लॉक उधर भागना चाहेगा और फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, ये फ्रिक्शन हो गया, इधर लग गया mg, इधर हो गया नॉर्मल रिएक्शन, है ना। और क्या फोर्स लगेगा, एक इधर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, है ना, स्मॉल r के टर्म्स में ही काम करता है, नहीं तो कैपिटल R क्या है, इक्वेशन के सिमेट्री को डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए स्मॉल r के टर्म्स में काम करता है। ये एंगल है थीटा, और उसी तरह से ये जो होगा थीटा, तो ये थीटा, ये थीटा, ठीक है। अब हम लोग ये काम करते हैं कि यहां पे ब्रेक कर लेते हैं, नॉर्मल इधर लाएंगे n cos थीटा, और इधर लाएंगे तो n sin थीटा, फ्रिक्शन इधर आएगा तो f cos थीटा, फ्रिक्शन इधर आएगा तो f sin थीटा। बिल्कुल उसी तरीके से इक्वेशंस लिखते जाएंगे, n cos थीटा इक्वल्स टू mg प्लस f sin थीटा, है ना। इसको अंजाम तक पहुंचा दें, जो काम पिछले में किए थे वही काम, n cos थीटा माइनस f sin थीटा इक्वल्स टू mg, और f की जगह क्या म्यू n रख सकते हैं, और n कॉमन आ जाएगा, n कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा इक्वल्स टू mg। उसी तरह से अगर दूसरा इक्वेशन लिखें तो क्या आएगा, दूसरा इक्वेशन हम लोग यहां लिख सकते हैं, देखिए इसके अलोंग लिखेंगे n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r, n sin थीटा प्लस f cos थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। f को फिर से म्यू n अगर लिख दें, n कॉमन आ जाएगा, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r, है ना। ये आ गया। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा और m कट जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, हम लोग के पास आ जाएगा m ओमेगा, m तो कट ही गया, ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, है ना, ये आ गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यहां से इसको अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, cos थीटा से डिवाइड कर दें तो ओमेगा स्क्वायर r अपॉन g कम्स आउट टू बी tan थीटा प्लस म्यू tan थीटा प्लस म्यू cos थीटा, tan थीटा प्लस म्यू, है ना, ये म्यू हो जाएगा, cos थीटा तो कट गया ना, tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। और फिर से वही काम करें कि म्यू का वैल्यू हम लोग लिख ले tan थीटा नॉट, एंगल ऑफ रिपोज की टर्म्स में, तो ये बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाएगा
वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी इक्वल्स टू, अब देखिए tan थीटा प्लस tan थीटा नॉट बाई 1 माइनस tan थीटा नॉट इंटू tan थीटा, यानी tan a प्लस बी इस बार आ गया, और इसको लिख पाएंगे tan थीटा प्लस थीटा नॉट। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आता है। जल्दी से इसको कॉपी करिए।